वेरी गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स, आप सभी का करंट अफेयर में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जौन चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, सभी तैयारियों के लिए आज हम लोग एक बर्निंग टॉपिक के साथ आ रहे हैं। हमारा आज का करंट अफेयर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला जो एपिसोड है, इस एपिसोड में हमने आज रखा है आपका सबसे पहला जो हमारे टॉपिक रहेंगे, वह हमारे टॉपिक आज का जो चलने वाला है वह हम स्टैचू से लिए हैं। ठीक है, आज हमारी जो टॉपिक शुरू होने वाली है वह हमारा स्टैचू से है। चूँकि आपको पता है कि भारत में भी बहुत सारे स्टैचू बन चुके हैं और इस स्टैचू के माध्यम से बहुत सारे हमारे पास प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आज हमारा पहला जो टॉपिक हम लिया है वह हमारा है स्टैचू ऑफ विजडम। और ये स्टैचू ऑफ विजडम जो है, आप देख रहे हैं कि हमारे भारत के सबसे पहले कहेंगे कि देश के प्रथम हमारे जो राष्ट्रपति जी थे, तो हम कह सकते हैं कि देश के हमारे प्रथम जो राष्ट्रपति जो थे वह देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हम लोग स्टैचू के बारे में पढ़ेंगे। तो देश के पहले हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी रहे और राजेंद्र बाबू जो रहे देश के राष्ट्रपति के रूप में यदि हम देखें तो इनका कार्यकाल 1950 से लेकर के 1962 के बीच में रहता है। और ये राजेंद्र बाबू जो थे 1950 से, चूंकि मैंने आपको पॉलिटी में बताया था कि यह 1950 से लेकर के 1952 तक देखेंगे तो 52 तक ये मनोनीत राष्ट्रपति रहे, मनोनीत राष्ट्रपति रहे। ठीक है, और वहीं जब हमारे यहाँ इलेक्शन होता है तो 1952 में पहला चुनाव, तो 52 से 1957 और फिर आप देखेंगे कि 1957 से लेकर के 1962, यानी 2 बार ये देखेंगे तो 10 साल जो इनका होता है, 10 साल ये 10 ईयर्स जो होगा, यह 10 ईयर्स हमारे देश का ये निर्वाचित राष्ट्रपति होते हैं। ध्यान देंगे, निर्वाचित राष्ट्रपति जो होते हैं, ये निर्वाचित राष्ट्रपति देश में जो होते हैं वो 10 साल होते हैं। यानी टोटल यदि हम दोनों के डेटा को निकालें तो हमारे राजेंद्र बाबू जो थे वह देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने टोटल 12 साल इन्होंने सेवा दिया है। तो अब हम बात करने वाले हैं स्टैचू ऑफ विजडम। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा स्टैचू ऑफ विजडम जो है, यह स्टैचू ऑफ विजडम आपका 243 मीटर जो होगा, 243 मीटर जो होगा, ये 243 मीटर इसका हाइट होगा। हाइट का मतलब हुआ इसका ऊंचाई होगा। और ये जो बनने जा रहा है स्टैचू ऑफ विजडम, यह मैं आपको बता दूं कि यह स्टैचू ऑफ हमारा विजडम जो बनेगा, ध्यान देंगे, यह हमारा स्टैचू ऑफ विजडम जो बनने जा रहा है, यह स्टैचू ऑफ विजडम आपका पटना में बनने जा रहा है। और पटना में यदि देखा जाए तो मैरिन ड्राइव के आपने नाम सुना होगा, तो ये पटना के मैरिन जो ड्राइव है, मैरिन ड्राइव में राजेंद्र बाबू का जो है वह आपका स्टैचू ऑफ विजडम बनने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यह निर्णय जो है, यह निर्णय सबसे पहली बार 2023 में देखेंगे। तो 2023 में पटना नगर निगम जो है, ये पटना नगर निगम जो है, पटना नगर निगम ने ये फैसला लिया कि हम राजेंद्र बाबू के एक स्टैचू बनाएंगे और उस स्टैचू का नाम रहेगा स्टैचू ऑफ विजडम। और उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र बाबू जो थे, राजेंद्र प्रसाद देश के तो राष्ट्रपति रहे ही रहे। यदि हम 1923 की बात करें तो 1923 में राजेंद्र बाबू जो थे वह बिहार यानी पटना जो उस समय नगर निगम जो था, यानी नगर पालिका भी कह सकते हैं आप, क्योंकि अंग्रेज के समय था, तो पटना नगर पालिका जो उस समय थी, इस नगर पालिका का कहेंगे कि यह अध्यक्ष थे 1923 में। और इस तरह से यदि देखा जाए तो 2023 जो होता है, यह 2023 राजेंद्र बाबू के एक शतक कह सकते हैं, यानी एक शताब्दी वर्ष यहाँ पर हो जाती इनके लिए। क्योंकि ये जो हमारा पटना नगर निगम जो था, इस पटना नगर निगम को पूरे 100 साल हो जाता है जब राजेंद्र बाबू इस पद पर बने हुए थे। इसीलिए 1923 से लेकर के 2023 के दौर में देखा जाए तो जैसे ही ये शताब्दी पूरा होता है, उसी के बाद पटना नगर निगम जो है, ध्यान देंगे, पटना नगर निगम जो है, पटना नगर निगम ने यह फैसला लिया कि भारत के पहले जो हमारे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर हम एक स्टैचू बनाएंगे और उसका नाम होगा स्टैचू ऑफ विजडम। इसलिए भैया, क्यों आपको पता है कि राजेंद्र बाबू जो थे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1917 ईस्वी में बिहार आए थे, 1917 में, जब गांधी जी का आगमन हमारा बिहार में होता है और चंपारण का जब आंदोलन होता है, तो हम चंपारण के आंदोलन में आप लोगों ने देखा होगा कि गांधी जी के साथ
जो थे नेतृत्व करने वाले, यानी किसान आंदोलन में जो थे संलिप्त होने वाले जो थे, ये राजेंद्र बाबू थे। तो इस तरह से आपसे यदि एग्जाम में पूछता है कि भारत में कहां पर स्टेच्यू ऑफ विजडम बनने वाला है, तो इसका जवाब होगा पटना, यानी हमारा बिहार का पटना में स्टेच्यू ऑफ विजडम बनेगा। यह भी बनेगा गंगा के ठीक किनारे आपका मेरिन ड्राइव है, तो इस मेरिन ड्राइव के बाद स्टेच्यू ऑफ विजडम बनने जा रहा है, जो कि मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे ऊंचा, ये भी याद रखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जो होगा ये हमारा स्टेच्यू होगा। इससे पहले यदि देखेंगे तो भारत में स्टेच्यू ऑफ हमारा जो था यह यूनिटी था, और वह हमारा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो देश में पहली बार हमने देखा था कि साधु बेट गुजरात में बनाए गए थे। लेकिन अभी तत्काल यदि देखा जाए तो देश का सबसे ऊंचा जो हमारा स्टेच्यू होगा, उस स्टेच्यू का नाम है स्टेच्यू ऑफ विजडम, जिसकी ऊंचाई यदि देखा जाए तो 243 मीटर होगा। कितना? 243 मीटर होगा दोस्तों। तो आपको ये चीजों को याद रखना होगा, आने वाले एग्जाम में खास, और यदि आप बीपीएससी के एग्जाम देंगे, बिहार से संबंधित कोई एग्जाम आप देंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वैसे भी यदि मैं बात करता हूं कि भारत का सबसे बड़ा, और भारत का यदि हम टॉलेस्ट की बात करें और बिहार का हम ब्राइटेस्ट ट्रिब्यूट की बात करें, तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा, एक स्वर्णिम इतिहासों के पन्नों में कहीं न कहीं हम जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के सबसे ऊंचा जो हमारा स्टेच्यू होगा वह स्टेच्यू ऑफ विजडम होगा, जो राजेंद्र बाबू का होगा, और यह पटना में होगा, जो 243 मीटर की होगी। इज इट क्लियर? दूसरे हम लोग चलते हैं, दूसरा हमारा जो आज का स्टेच्यू है, यह देखेंगे स्टेच्यू ऑफ हमारा जस्टिस है। हमारा अगला जो है स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस है। आप नाम फोटो से भी जान सकते हैं कि स्टेच्यू ऑफ जो हमारा सोशल जस्टिस है, यह जो जस्टिस बनने जा रहा है, या यह स्टेच्यू जो बनने जा रहा है, यह आपका डॉक्टर राजेंद्र जो है, ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है, ये बी आर अंबेडकर साहब का जो है यह आपका स्टेच्यू है, जिससे नाम है स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। यानी समाज में न्याय की यदि हम बात करते हैं, तो समाज में न्याय और न्याय की जो हमारी स्थिति होती है, इसको कहीं ना कहीं प्रतिस्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए लगभग हर जन जन तक इन्होंने जो संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनने के फलस्वरूप जो इन्होंने स्वरूपों को दिया, संविधान के एक अलग एक मार्गदर्शन इन्होंने किया, इसी को देखते हुए जो है अभी अभी आप देखेंगे तो जो है विजयवाड़ा जो आपका आंध्र प्रदेश, यानी अभी के देखेंगे तो आपका तेलंगाना में चला जाएगा, ध्यान देंगे। तो आपका जो हो जाएगा ये अभी क्षेत्र जो होंगे वो मोटा नहीं अभी भी, सॉरी, ये अभी भी आपका आंध्र प्रदेश में ही रहेगा, तेलंगाना में नहीं है, क्योंकि तेलंगाना राज्य हैदराबाद, सॉरी। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं ये जो है डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जो, सॉरी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जो है, बी आर अम्बेडकर साहब का जो आपका स्टेच्यू बनने जा रहा है, यह स्टेच्यू आपका बनेगा विजयवाड़ा, ध्यान देंगे। यह विजयवाड़ा कहें तो यह आपका आंध्र प्रदेश जो है, इस आंध्र प्रदेश में स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, यानी समाज न्याय की मूर्ति जो होगी, समाज न्याय की मूर्ति जो होगी, यह आपका डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जो होगा यह स्टेच्यू बन रही है, यह विजयवाड़ा में बन रही है। और इसकी यदि हाइट की बात करें, यानी इसकी हम यदि ऊंचाई की बात करें, तो इसकी ऊंचाई जो है वह लगभग 125 फीट ऊंचा है। लगभग देखेंगे तो 125 फीट इसकी ऊंचाई जो है यह लगभग है। और इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि यह स्टेच्यू जो है बी आर अम्बेडकर साहब जो है इसको समर्पित है, चूंकि हम सभी को पता है कि जब हमारे देश में संविधान की निर्माण हुई और जब भारत और पाकिस्तान जब बट गए, तो बटने के बाद हमारे यहाँ एक प्रारूप समिति का निर्माण हुआ। और जो प्रारूप हमारी समिति थी, इस प्रारूप समिति में ओवरऑल यदि देखेंगे तो इस प्रारूप समिति में टोटल जो है, यानी कुल की बात करें तो इसमें कुल जो सदस्यों की संख्या था, इसमें कुल सदस्यों की संख्या टोटल 7 था। और इसी में से एक यदि देखा जाए तो इसमें से एक भी जो थे वो अध्यक्ष थे, और उस अध्यक्ष का नाम था बी आर अम्बेडकर, यानी अंबेडकर जो थे इसी का प्रारूप जो समिति थी, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ओवरऑल यदि देखेंगे तो जब 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब आती है तो इस अधिनियम के तहत हमारे भारत में नया संविधान और प्रारूप की बात होना शुरू हो गई। और उस तरह से हमारे यहाँ देश में जो था एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनता है 1947 में, और ये जो ड्राफ्टिंग हमारी कमेटी थी इसके अध्यक्ष जो थे वो बी आर अम्बेडकर साहब थे। और इन्हीं के द्वारा हमारा जो संविधान था, या संविधान के अंतिम स्वरूपों की यदि बात करें तो ये अंतिम स्वरूपों को यहाँ पर दिया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस किससे संबंधित है,
तो क्या जवाब होगा? यह आपका बी आर अम्बेडकर से संबंधित है। पहली बात, कहाँ बनाई गई है? तो यह आपका विजयवाड़ा यानी आंध्र प्रदेश में बनाया गया। इसकी कितनी ऊंचाई है? तो इसकी ऊंचाई 125 फीट इसका ऊंचाई है। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना होगा। बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ बना, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ बना। तो मुझे लगता है आप सभी इसका जवाब आराम से दे देंगे। तीसरा जो हमारा आज का स्टैच्यू है उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। तो हमारा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, चूंकि हमारा भारत का जो संविधान है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम सभी को पता है कि हमारा देश का संविधान के प्रियम्बल भी हम पढ़ते हैं या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 पढ़ते हैं। तो ये सभी हमारा राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, यानी समानता की बात करता है। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत में यदि देखा जाए तो एक ऐसे भी ऋषि मुनि हुए या कह सकते एक संत हुए जिनका नाम था संत श्री रामानुजाचार्य। नाम सुना है? तो ये जो है श्री संत यदि देखा जाए तो संत जो है श्री रामानुजाचार्य हैं, श्री रामानुजाचार्य जी हैं। और आपको मैं बता दूं कि श्री रामानुजाचार्य जी जो हैं यह एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं गणितज्ञ थे। एक बहुत बड़ा एक जो थे गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। और इन्होंने भी जो हमारा समाज था, सोसाइटी जो थी, इस समाज में जो हमारा एकता के साथ साथ जो हमारी बराबरी की बात होती है, यानी समाज में जो समानता की बात होती है, इस समानता का इन्होंने कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे थे। और ये भी हम कारण कह सकते हैं देश आज़ाद होने के बाद जब हमारा देश का संविधान का निर्माण होता है बाबू लोग, तो संविधान में भी हम पढ़ते हैं कि जब हमारा आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 14 से 18 जो है हमारा राइट टू इक्वालिटी देता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो समानता का जो हमारा अधिकार है, इस समानता का अधिकार हमारा देश का संविधान भी देता है। तो जो रामानुजाचार्य जो है एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, एक मैथमेटिशियन थे, इन्हीं के नाम पर यह स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बनाई गई है, जिसके माध्यम से हम समाज में और देश के अंदर हम कहीं ना कहीं एकरूपता की हम बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। और यह जो है जो आपका स्टैच्यू ऑफ जो इक्वालिटी है, यह आपका हैदराबाद तेलंगाना में बनाई गई है। कहाँ पर है साहब? तो ये जो आपका है ये हैदराबाद, याद रखेंगे, ये आपका हैदराबाद यानी तेलंगाना की बात किया जाए तो ये तेलंगाना में इसका निर्माण किया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का। दूसरी महत्वपूर्ण बात हो सकता है कि स्टैच्यू ऑफ जो इक्वालिटी है यह आपका 216 फीट, ध्यान देंगे, ये 216 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। यदि आप इसको मीटर में निकालेंगे तो लगभग 65.5 मीटर, 65.5 मीटर जो होगा, लगभग 65.5 मीटर जो होगा इसकी ऊंचाई होती है। और वो है आपका स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। तो ये संत श्री रामानुजाचार्य के जो है, संत रामानुजाचार्य, यस सर, डेली व्हेन विल बी स्टार्ट क्लास, मोहम्मद इमरान बेटा आज जो है आपका प्रत्येक शनिवार का शनिवार अभी करंट अफेयर चल रहा है और मेरा स्पेशल बैच भी यहाँ करंट अफेयर का चल रहा है। जो बच्चे केवल करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, बिहार हुआ, राष्ट्र हुआ, अंतर्राष्ट्रीय हुए, जितने भी आपका करंट अफेयर है, तो यदि आप केवल करंट अफेयर भी करना चाहेंगे तो रेगुलर हमने एगो बैच लाया है और वो आपका केवल करंट अफेयर का है, ओनली फॉर करंट अफेयर। तो एवरीडे वो करंट अफेयर के बैच क्लासेस चलते रहेंगे, ठीक है। तो अभी आज जो है आपका हर वीक के तरह आज हमारा फ्राइडे सैटरडे है और हर सैटरडे आपका करंट अफेयर का भी क्लासेस होता है। और इसी उपलक्ष्य में हम आपको आज करंट अफेयर ले रहे हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है, स्टैच्यू ऑफ विजडम कहाँ है, स्टैच्यू ऑफ कह सकते हैं वननेस कहाँ है। तो ये सारे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी को आज हम एक एपिसोड लेके आए हैं जिससे जितने भी स्टैच्यू से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आपके हाथों में रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है, यह स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी श्री रामानुजाचार्य के सम्मान में जो है इसको हम तेलंगाना यानी हैदराबाद में 216 फीट 65.5 कह सकते हैं मीटर जो है इसको स्थापित किया गया है। और ये समाज के सभी लोगों को एक मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते थे, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी विचार का हो, सभी को रामानुजाचार्य का कहना होता था कि सब समाज है, समाज में सब एक हैं, इसलिए सभी को बराबर बराबर अधिकार मिलना चाहिए। और इस तरह से रामानुजाचार्य का जो नेतृत्व था, इनको सम्मान में जो है भारत सरकार और वहां की तेलंगाना की जो सरकार है, ये दोनों के द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरा हमारा आज का एपिसोड है और उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ध्यान देना, अगला हमारा जो है वह है स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है खुशी, है ना।
तो अगला जो हमारा है स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। अब आपको मैं बता दूं कि स्पिरिट जो आपका स्टेचू ऑफ जो प्रॉस्पेरिटी है, ये आपका नम्मा बेंगलुरु जो है, इसका निर्माण जो किया गया है बेंगलोर में किया है, बेंगलोर में किया गया है, यानी कर्नाटक में इसका निर्माण किया गया है, ध्यान देंगे। और कर्नाटक में जगह जो है, अब फाउंडर जो इसके हैं वो नम्मा बेंगलुरु हैं, उन्हीं के द्वारा इसको स्थापित की गई है। और इसकी ऊंचाई यदि देखा जाए, टोटल हाइट देखा जाए तो लगभग 108 फीट की ऊंचाई पर इसकी तैयार की गई है। और अभी भी देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि बेंगलोर में यदि देखें तो बेंगलोर में हम कह सकते हैं सबसे ऊंचा यदि कोई अभी तक का स्टेचू है तो टॉलेस्ट है। और इस तरह से हम कहेंगे कि वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेचू फॉर अ फाउंडर ऑफ अ सिटी भी हम कह सकते हैं। इस तरह से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसको रखा गया है। अब होता है कि जो स्टेचू ऑफ आपका मुख्य रूप से जो प्रॉस्पेरिटी है, यह प्रॉस्पेरिटी जो स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ का खास तौर पे जो डिजाइन की गई है, वहाँ एक टीम किया है। और इसके द्वारा इसमें हम कह सकते हैं कि लगभग देखेंगे तो इसमें लगभग 4000 केजी, ध्यान देंगे, लगभग 4000 केजी इसमें स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार जो थे पुराने सभी चीजों का, इसमें तलवार का भी इस्तेमाल किया गया, गला सड़ा करके तैयार की गई है। दूसरी बात यदि इसमें हम स्टील की बात करें तो लगभग इसमें 120 टन जो होता है, इसमें लगभग स्टील का प्रयोग किया गया है। यदि हम ब्रॉन्ज की बात करें तो इसमें लगभग 98 टन जो होता है, 98 टन जो होता है, इसमें ब्रॉन्ज की यूज किया गया है। और टोटल इसका जो कॉस्ट हुआ है यानी लागत हुआ है, लगभग देखेंगे तो 84 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट कर करके इसको तैयार किया गया है, जिसका नाम है भैया स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्या नाम है? नाम है इसका स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और जो हमारा स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो यह स्टेचू ऑफ जो हमारा प्रॉस्पेरिटी है, यह श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौंडा, जो कि वहां के कह सकते राजा थे, शासक थे, उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है इसको तैयार किया गया। तो आप एक बार इनके नाम जरूर याद कर लें मेरे प्यारे बच्चों। तो इनका जो नाम था, जो आपको दिख रहे एक शासक थे जिनके हाथ में आपको तलवार दिख रहा है, या सज्जो धज्जो के साथ आप समझ सकते हैं कि कौन होंगे। तो इनका नाम था श्रीनाथ प्रभु, श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौंडा। तो ये जो थे वहां के शासक थे। और इन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे आज जो बेंगलोर आपको दिख रहा है, पूरा का पूरा कर्नाटक जो क्षेत्र हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं। वहाँ विकास के साथ साथ हमका सिलिकॉन कहा जाता है, टेक्नोलॉजी हब कहा जाता है। इसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं है कि इससे पहले यानी आज़ादी से पहले भी हम कह सकते हैं कि वहाँ के जो शासक वर्ग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं बेंगलुरु को बहुत ज़्यादा समृद्ध होना चाहते थे। और समृद्धि के जो इतिहास था, इस समृद्धि के इतिहास वे लिखना चाहते थे। और इस तरह से हम यदि देखें तो ये स्टेचू ऑफ जो प्रॉस्पेरिटी है, यह स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपका मुख्य रूप से देखा जाए तो बेंगलोर में स्थापित किया गया है। और ये जो जिनके नाम पर, जिसको सम्मान में स्थापित की गई है, उनका नाम श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौंडा, और इन्हीं के नाम पर इसको तैयार किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कि ये जो था, ये हमारा स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटक में किन के नाम पे है? तो श्रीनाथ, क्या नाम है? श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौंडा। तो इन्हीं के नाम पर जो है इसको तैयार किया गया है। मुझे लगता है कि सबको याद हो गया। पुष्पेंद्र और क्या नाम है, मोहम्मद इमरान बाबू, आप लोग बताएंगे सारे याद हो गए आप लोग को? क्या एग्जाम में क्वेश्चन नहीं ना आप लोग छोड़ोगे? अगला हमारा है स्टेचू ऑफ विजडम। देखो मेरे प्यारे, स्टेचू ऑफ नॉलेज है, स्टेचू ऑफ नॉलेज पे हम बात करने वाले हैं। देखो स्टेचू ऑफ नॉलेज भी जो आपको दिख रहा है, इसमें भी आप देखेंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर यहाँ पर भी दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी हम BR अम्बेडकर जो हैं, वो BR अम्बेडकर का ही आपको फोटो दिखा रहे हैं। तो इससे आपसे पूछा जा सकता है कि अम्बेडकर जी के नाम पर कितने स्टेचू तैयार किए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अम्बेडकर जी के नाम पर 2 देखा, एक हमने देखा स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस, ध्यान देना, स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो अम्बेडकर के फोटो या अम्बेडकर जी की मूर्ति है। और एक और हम लोग देख रहे हैं स्टेचू ऑफ नॉलेज। तो जो स्टेचू ऑफ जो नॉलेज है, यह स्टेचू ऑफ नॉलेज भी जो है वह BR अम्बेडकर के ही नाम पर स्थापित किया गया है। तो मुझे लगता है कि 2 का 2 आपको याद रखना होगा।
और चूंकि भारत के संविधान के निर्माता में इनका नाम आता है, तो यह जो हमारा है स्टैच्यू ऑफ, यदि हम नॉलेज की बात करें तो यह आपका महाराष्ट्र में बनाई गई। कहाँ पर? ये आपका लातूर के नाम सुना होगा, ये लातूर आपका महाराष्ट्र में है। और लातूर जो आपका महाराष्ट्र में, क्योंकि इनका घर भी महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था वहीं पर। तो ये जो है, और इसकी जो ऊंचाई है मेरे प्यारे बच्चों, लगभग 70 फीट जो है यह स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की ऊंचाई है। और ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे इनको समर्पित किया गया है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमारे भारत में खास तौर पे BR अम्बेडकर के सम्मान में 2 हमारे पास स्टैच्यू जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन गए हैं। एक है हमारा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, वहीं दूसरा हमारा जो है वो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है। तो ये दोनों का दोनों जो है ये हमारे यहाँ तैयार हो गए हैं। तीसरा हम देखते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहो कि सर इनको कौन नहीं जानता, जिन्होंने देश की आज़ादी और देश की आज़ादी से पहले देश में एकता अखंडता की जो बात हुई थी, ये सभी इन्हीं को सौंप दिया गया था। और उस महामहिम, उस व्यक्तित्व का जो नाम है, इनका नाम सभी लोग आप जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश में जैसे 565 हमारे पास उस समय रियासत था, अरे सभी 565 रियासत को एक साथ करने का पूरा के पूरा जो कह सकते जो जिम्मेवारी दी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसने भली भांति कह सकते ईमानदारी पूर्वक कह सकते इन्होंने फुलफिल किया। और अंत में आपने देखा कि 3 जो रियासत था, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर का हो, चाहे हम कह सकते हो जूनागढ़ का हो, है ना, या कह सकते हैं आपका जो खास ये जो था आपका आंध्र प्रदेश हैदराबाद का जो निजाम थे, तो ये सभी जो थे 3 जो थे, ये 3 रियासत ही केवल जो था ये पूरा का पूरा हम कह सकते हैं साथ आने में जूनागढ़ भी भारत में मिल गया, हैदराबाद भी मिल गया, लेकिन जम्मू कश्मीर थोड़ा सा बच गई क्योंकि उसमें कुछ राजनीतिक तुष्टिकरण हो चुकी थी। और इस तरह से जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इन्होंने भारत के लगभग 565 रियासत को इन्होंने भारत में मिलाने का, और भारत को एक समृद्ध जो हमारा इतिहास थी, इस समृद्ध इतिहास को इन्होंने बनाने में हर संभव कोशिश करते हैं। तो प्रश्न होता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है आप गुजरात के नर्मदा यदि देखेंगे तो नर्मदा नदी पर ध्यान देंगे, तो ये आपका जो नर्मदा जो नदी है, ये नर्मदा नदी पर देखेंगे तो वहां पर साधु बेट, एक जो है साधु बेट, ओ माय गॉड, नर्मदा नदी, ठीक है, तो नर्मदा नदी पर एक आपका साधु बेट जो है आपका द्वीप है, ठीक है। और यही साधु द्वीप जो बेट है गुजरात में, यहीं पर इनका जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का तैयार किया गया है। और यह जो है नर्मदा नदी, और इस तरह से इसकी यदि हम हाइट की बात करें यानी ऊंचाई की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो 182 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। कितना? लगभग 182 मीटर ऊंचाई है। यानी यदि देखा जाए तो 597 यदि हम फीट की बात करें तो लगभग 597 फीट जो है इसकी कुल ऊंचाई है। और यह जो है यूनिटी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो समर्पित है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बारदोली के सत्याग्रह की बात करें, देश की आज़ादी के साथ देश के बंटवारा पर जब बात हो रही थी, तो देश के बंटवारा का एक कट्टर का सख्त विरोधी थे। उसके बाद देश का जब बंटवारा होती है, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में जो थे, ये पहले कहेंगे कि वो प्रधानमंत्री बने, पहले गृह मंत्री बने, और इस तरह से इनके सम्मान में जो है भारत सरकार जो है वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी को याद हो गया होगा। अगले देखते हैं, अगला हमारा क्या है भैया। तो देखो नेक्स्ट हमारा है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, ठीक है। सभी का अपनी अपनी आस्था होती है, सभी का अपना अपना विचार होता है। तो अभी हमारे भारत में एक स्टैच्यू ऑफ बिलीफ है, आप देख सकते हैं, ये देवों का देव जो है ना, महादेव जो है, ये देवों का देव महादेव को यहाँ पर रखा गया है। यानी जो शिव जी आपको जो दिख रहे हैं, तो ये स्टैच्यू ऑफ जो है आपका बिलीफ है। और ये नाथ द्वार शहर राजस्थान में है। कहाँ पर है? तो एक जगह है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, याद करो, एक जगह का नाम है नाथ द्वार। और ये नाथ द्वार जो है आपका राजस्थान में है। और नाथ द्वार राजस्थान में जो है यह स्टैच्यू ऑफ बिलीफ यानी भरोसा का एक कह सकते हैं स्टैच्यू तैयार किया गया है। और इसकी जो ऊंचाई की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी जो हाइट है ज़्यादा नहीं है, इसकी हाइट देखेंगे तो 112 मीटर है। कितना है?
112 मीटर जो है इसकी हाइट है। और यदि इसको हम फीट की बात करें तो लगभग 369 फीट इसकी ऊंचाई हो जाती है। तो ये स्टेच्यू ऑफ जो आपका बिलीफ है यह आपका भगवान शिव जो है, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, भगवान शिव को जो है इसको समर्पित किया गया है। और यह जो स्टेच्यू बनाई गई है यह आपका राजस्थान के नाथ द्वार में बनाई गई है, जिसका हाइट 112 मीटर। और ऐसे यदि आप फिट में इसको निकालना चाहते हो, भाई दबी एग्जाम कभी फिट से पूछता है तो 369 है। और ये भी इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हम देश के अपने संविधान की बात करें तो हमारे देश के संविधान में यदि आप प्रियम्बल यानी प्रस्तावना की यदि बात करते हो तो हमारी प्रस्तावना में ऑलरेडी हमारी चाहे बिलीफ की बात हो, हमारी ट्रस्ट की बात हो, हमारा वर्शिप की बात हो, हमारा प्रे की बात हो, ये सभी हमारा संविधान में बताया गया है कि हर जाति, हर कम्युनिटी, हर लोग स्वतंत्र है। उनको जिनमें जिसका आस्था जितना है वो अपने आस्था के अनुसार, अपने बिलीफ के अनुसार, अपने ट्रस्ट के अनुसार वो चाहे प्रार्थना करना चाहे तो करे, यदि पूजा करना चाहे तो करे, यानी अकॉर्डिंग टू वो अपने बिलीफ के अनुसार करेगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हमारा स्टेच्यू ऑफ बिलीफ जो है ये आपका राजस्थान के नाथ द्वार में है। तीसरा हम अगले देखते हैं स्टेच्यू ऑफ वननेस। वननेस का मतलब होता है हम सब एक हैं। ध्यान देना, हम कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। वननेस यानी एक ही हम हैं और हम अलग अलग नहीं है। तो आदि शंकराचार्य के तो नाम सुना होगा, ये फोटो आप देख लो, ये फोटो जो है आदि शंकराचार्य का है। आदि शंकराचार्य हैं, ये आदि शंकराचार्य का ये फोटो है। और आदि शंकराचार्य को स्टेच्यू ऑफ वननेस यानी पूरे देश को, पूरे दुनिया को यह एक करने के लिए इन्होंने शपथ ले लिया था। और सभी को एक करने हेतु इन्होंने एक नया कह सकते कंपैक्ट एक आंदोलन चलाया था, जो कि सभी मजहब, सभी जाति, सभी धर्मों को एक करना चाहते थे, पूरे दुनिया को एक करना चाहते थे। और दुनिया में शांति की परिकल्पना जो थी इनके विचारधाराओं में थी। और यही कारण था कि स्टेच्यू ऑफ वननेस के माध्यम से आदि शंकराचार्य को एक सम्मान दी गई है। और यह जो है ये बनाया जो गया है यह आपका मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, तो यह आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश जो है, यह आपका मध्य प्रदेश में एक स्टेच्यू ऑफ वननेस का जो है बाबू लोग निर्माण की गई है। और यह लगभग देखिएगा तो 108 फीट जो होता है, ये 108 फीट जो है इसकी ऊंचाई है, यानी कहेंगे इसकी हाइट है। और यह समर्पित जो की गई आदि शंकराचार्य जी को की गई है। फोटो से भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में किसी प्रकार का फोटो नहीं रहेगा, ये बात तो समझना है। आपका जो भी एग्जाम होगा आपके एग्जाम में किसी प्रकार के फोटो नहीं रहेगा कि आप वहां पर आराम से पढ़ सकते हो। अच्छा, आप लोग हमें बताओ कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, आप लोग बता दो कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी यदि आपसे पूछा जाए तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है। और एक आप बताएंगे कि बापू टावर कहाँ है, आप लोग बताएंगे कि बापू टावर कहाँ है। दो क्वेश्चन का आप लोग हमें जल्दी से जवाब दीजिए। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है और बापू टावर कहाँ है, ये दोनों प्रश्नों का आप सभी हमें जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं देखता हूं कि कौन पहले इसका जवाब देता है। पहला क्वेश्चन है कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, दूसरा है कि बापू टावर पूरे भारत में कहाँ है। बापू टावर, जी बी फास्ट, देखता हूं कौन पहले जवाब देता है। बोलो, बापू टावर कहाँ है, बी फास्ट। कोई जवाब नहीं दिया, काफी आपने टाइम ले लिया जी। अरे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी तो यार बता सकते हो, तो मैं भी नहीं बताऊंगा, इतना इजी भी नहीं बताओगे तो क्या बता पाओगे। हाँ, हम बापू टावर बता देंगे, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी तो नहीं बोलेंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि ये बच्चा जानता है और इसका जवाब हम मैं दे दूं तो फिर कोई फायदा नहीं है। केवल हम बापू टावर बता देते हैं, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी आपको बताना है। ये आपको बापू टावर जो है यह आपका पटना में है। कहाँ पर है, यह आपका पटना में है। गर्दनी बाग के नाम सुना है, तो पटना के गर्दनी बाग जो है, ये पटना के गर्दनी बाग में आपका स्टेच्यू ऑफ बापू टावर का निर्माण की गई है। चूंकि देखा जाए तो 2017 में ही इसकी नींव रख दी गई थी, क्योंकि ये भी था कि मामला ऐसा था कि महात्मा गांधी को बिहार में आए हुए देखिएगा, तो हमारे जो महात्मा गांधी जी जो थे, ये गांधी जी पहली बार 1917 में जो थे ये चंपारण आंदोलन किए थे। और जो चंपारण आंदोलन में जो गांधी जी आए थे तो उनकी जो भी स्मृतियां था यानी यादें थी या उनसे संबंधित जो भी गतिविधियां था, ये सारे चीज़ों को जो है बापू टावर में जो है
इसे सम्मिलित करने की कोशिश की गई, जिससे कि नया जो आने वाली हमारी युवा पीढ़ी है वह गांधी के जो आंदोलन था, गांधी ने देश को क्या दिया, अंग्रेजों को हमने कैसे क्या किया, ये सभी चीज़ों को जो है यहाँ पर संग्रहित की गई है, यानी कलेक्ट करके रखी गई है। और इसी को नाम दिया गया है बापू टावर, जो कि पूरे पटना में देखिएगा तो सबसे ऊंचा है। यहाँ तक कि पटना के जो सबसे ऊंचा हमारा बिस्कोमान है, बिस्कोमान से भी ये हमारा ऊंचा है। और यह बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में तैयार की। पिछला बीपीएससी ने भी एक क्वेश्चन दागा था। मुझे लगता है कि सभी बच्चों, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तुम लोग पर छोड़ दिया है। अगला हमारा है नेशनल अवार्ड। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि हमारा अगला जो है वो नेशनल अवार्ड है, और ये हमारा है 71वां नेशनल अवार्ड पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 71वां नेशनल अवार्ड है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो हमारी है, ध्यान देंगे तो हमारे देश के जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण हमारी जो मंत्रालय है, ये मंत्रालय के द्वारा 71वां जो हमारा फिल्म नेशनल फिल्म जो अवार्ड होती है, इसको आयोजन किया गया। और इस आयोजन में मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड जो है, ये पहली बार यदि हम देखें तो इसके पहली बार जो इसकी शुरुआत हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, यह 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। या कह सकते हैं कि 1954 में पहली बार हम कहेंगे कि नेशनल फिल्म अवार्ड जो था, ये नेशनल फिल्म अवार्ड पहली बार बॉम्बे में, ध्यान देना, पहली बार 1954 में बॉम्बे में जो था ये अवार्ड को दिया गया था। और इस तरह से ये देने वाली जो हमारे यहाँ संस्था है उसका नाम है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारे एक मंत्रालय है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इसके माध्यम से हमारा नेशनल जो होता है फिल्म अवार्ड को दिया जाता है। और इस तरह से अवार्ड जो थी पहली बार 1954 में 1954 में दिया गया था। तब होता है कि कौन फिल्म को किस क्राइटेरिया में दिया गया, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखो हम लोग इसको सबसे पहले एक कैटेगरी वाइज बना लेते हैं और फिल्म का नाम बताते हैं, और उसके बाद होता है कि किसको दिया गया है ना, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको ऐसा हम लोग करते हैं, इसको 2-3 भागों में बांटते। तो ये मुझे समझ में लगता है कि आप लोग को आ गया होगा कि आपसे यदि एग्जाम में ये पूछता है कि हमारा जो 71वां जो नेशनल फिल्म अवार्ड जो दी गई, यह किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, या इसकी आयोजन करने वाली जो संस्था होती है, ये आयोजन करने वाली संस्था का क्या नाम है, तो इसका आयोजक जो होता है, ये आयोजक हमारे देश का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करती है। और इस तरह से जो है 71वां इस साल का फिल्म हमारा जो नेशनल अवार्ड है ये दे दी गई। अब होता है इससे संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को ये जानना होगा, तो आप लोग कर लेंगे कि इसमें हम लोग एक तरफ से कर लेंगे कैटेगरी कि किस क्षेत्र में दिया गया, ठीक है, और एक तरफ हम लोग कर लेते हैं फिल्म, और फिल्म के साथ हम लोग देख लेंगे कि इसमें कौन कौन ऐसे हैं, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, या हम कह सकते हैं निर्देशक यानी डायरेक्टर हो, और किनको कौन सा अवार्ड दिया गया। तो सबसे पहले कैटेगरी में बेस्ट फीचर फिल्म कर लिया जाए। बेस्ट फीचर फिल्म एक क्राइटेरिया हो जाएगा। दूसरा आपका इसका क्राइटेरिया एग्जाम में जो पूछेगी वह होगा कि बेस्ट एक्टर कौन है, ठीक है, तो इसलिए आप इसका बेस्ट एक्टर भी कर लो। अगला आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इस साल का बेस्ट एक्ट्रेस कौन था, तो बेस्ट एक्ट्रेस कर लीजिए, यानी हीरोइन जिसको आप कहते हैं, अभिनेत्री, है ना। और बेस्ट जो होगा, और बेस्ट एक्ट्रेस के बाद एक सर्वश्रेष्ठ श्रेणी भी आता है, तो उसमें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले इस 3 जो हमारा होगा, इस 3 श्रेणी जो हमारे होंगे, 3 श्रेणी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो बेस्ट फीचर यदि हम मूवी की बात करें, तो बेस्ट फीचर जो हमारी मूवी थी वो 12वीं फेल मूवी का नाम सुना होगा, यानी 12th फेल जो हमारा था, ये 12th फेल हमारा सबसे बढ़िया कह सकते हैं। 71वां जो हमारा फिल्म नेशनल अवार्ड रही है, इसमें 12वीं फेल जो मूवी रहा है ये सर्वश्रेष्ठ मूवी रहा है, ठीक है। उसके बाद यदि देखेंगे तो बेस्ट एक्टर की बात करें तो इसमें शाहरुख खान जो है, ये शाहरुख खान जो है, शाहरुख खान को इसमें बेस्ट एक्टर के अवार्ड दिया गया है। और इसका मूवी जो था वो जवान था, ठीक है। तो बाय द वे एग्जाम में कभी पूछ दिया जाए कि और, तो सबसे पहले शाहरुख खान को दिया गया, और शाहरुख खान का जो मूवी था उसका नाम था क्या, जवान। और उसके बाद एक विक्रांत मैसी के भी नाम सुना होगा, तो साथ ही साथ दोनों को दिया गया, एक थे आपका विक्रांत मैसी, तो दोनों को हमें याद रखना है, विक्रांत मैसी, ये दोनों को जो है सर्वश्रेष्ठ
जो है इस साल के अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर पे एक्टर की यदि अवार्ड देखा जाए तो। वहीं यदि एक्ट्रेस की बात किया जाए तो रानी जो मुखर्जी है, ये रानी मुखर्जी जो है, रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड दिए गए हैं। और ये बेस्ट एक्ट्रेस जो है मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, सुना है? मिसेज चटर्जी, मिसेज चटर्जी, मिसेज चटर्जी वर्सेज, ये मूवी आप लोगों ने मे भी देखा होगा, वर्सेज नॉर्वे, वर्सेज नॉर्वे। ये जो मूवी है, इस मूवी के लिए रानी मुखर्जी जो हैं, ये रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है, इस बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो रानी मुखर्जी को दिया गया है। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको याद हो गया कि नहीं? सो जल्दी बताओ। अब इसमें हम लोग देखेंगे सर्वश्रेष्ठ श्रेणी, इसमें भी क्राइटेरिया होता है कि सबसे टॉप में किसको मिला, क्या मिला। तो यदि हम सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी वाइज हमें याद करना होगा। तो देखो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में ज़्यादा नहीं, इसमें भी आप 3 क्राइटेरिया में चेंज करो। जैसे बेस्ट डेब्यू मूवी की बात करेंगे तो इसमें बेस्ट जो डेब्यू जो मूवी होता है, डेब्यू जो मूवी होता है, तो एक आपका जो होगा कि बेस्ट डेब्यू मूवी कौन था, एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि बेस्ट हिंदी फिल्म क्या था, बेस्ट आपका जो हिंदी मूवी था, ये बेस्ट हिंदी मूवी या फिल्म ही कर देता हूँ, तो बेस्ट हिंदी आपका फिल्म क्या था। तीसरा अक्सर जो इसे क्वेश्चन देखने को मिला है वो पूछता है कि बेस्ट तमिल फिल्म भी दिया है इस साल का, तो बेस्ट तमिल फिल्म के नाम आपसे पूछा जा सकता है कि बेस्ट तमिल फिल्म क्या था। इस तरह के क्राइटेरिया में देखिएगा तो सर्वश्रेष्ठ तेलुगु मूवी की भी बात किया है, सर्वश्रेष्ठ तेलुगु मूवी या कह सकते फिल्म की चर्चा किया है। तो पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। तो देखो बाबू लोग फटाफट इसको याद करते हैं। हमारा बेस्ट जो डेब्यू मूवी की यदि बात करेंगे तो इसमें आपका है आत्म पंफलेट के नाम सुना होगा। तो इसमें आत्म पंफलेट जो है, आत्म पंफलेट को बेस्ट डेब्यू मूवी कह सकते हैं कि श्रेणी में रखी गई है, ठीक है। उसके बाद आपका हिंदी मूवी जो है उसका नाम है कटहल। अब मैंने तो देखा नहीं है कैसा मूवी है, आप लोगों तो मूवी देखा भी होगा तो आप लोगों में भी पता होगा कि कटहल मूवी है, उसको रखा गया है। यदि इसमें हम तमिल मूवी की बात करें, इसमें पार्किंग जो है, ये पार्किंग को जो है वो तमिल मूवी में बेस्ट मूवी आप कह सकते हैं इसमें रखा गया है। और उसके बाद यदि देखेंगे तो भागवंत केसरी जो हैं, भागवंत, तो ये भागवंत जो केसरी हैं, ये भागवंत केसरी को जो है यह मुख्य रूप से देखिएगा तो इनको सर्वश्रेष्ठ तेलुगु मूवी की यदि बात करें तो सर्वश्रेष्ठ तेलुगु मूवी जो है वो बस इसमें रखा गया है। इज इट क्लियर? अब होता है कि हम यदि सपोर्टिंग एवं म्यूजिक से भी संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं कि सपोर्टिंग और म्यूजिक से किसको कौन से अवार्ड मिले हैं, तो मुझे लगता है कि पहले तो आप ये तीनों चारों कर लो। सबसे पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम में यही हो सकता है कि आपका बेस्ट एक्टर कौन थे, बेस्ट एक्ट्रेस कौन थे और सबसे बढ़िया फिल्म क्या था। तो ये सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए है। तो हमारा 12वीं फेल सबसे बेस्ट रहा और हम बात कर रहे हैं 71वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2025 की हम डेटा की बात कर रहे हैं। यानी 2025 के जो हमारा 71वां जो फिल्म अवार्ड है, इसमें सबसे बढ़िया मूवी जो है हमारा 12वीं फेल है। सबसे अच्छे जो एक्टर हैं शाहरुख खान जवान और विक्रांत मैसी हैं। और सबसे अच्छी हीरोइन जो है उसका रानी मुखर्जी नाम है। मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे को लेकर के इनको दिया गया है। और उसके बाद ये सारे भी चीज़ें आपसे जुड़े हैं, ये सारे आपसे भी पूछे जा सकते हैं। इज क्लियर? अब हम लोग आते हैं सपोर्टिंग एंड म्यूजिक की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देखो हमारा सपोर्टिंग एंड जो हमारा म्यूजिक से भी क्वेश्चन जो अभी तक पूछे जाते थे, तो ऐसा है कि हम लोग भी इससे रिलेटेड जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चनों को हम लोग एक जगह कर लेते हैं जिससे कि आराम से आंसर बनाया जा सके। तो सबसे पहला देखा जाए तो बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग पूछेगा। बेस्ट एक्टर आपका सपोर्टिंग पूछेगा, बहुत बार पूछा भी गया है तो इस पे चर्चा कर लिया जाएगा। दूसरे होगा बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग। बेस्ट एक्टर के बाद हमारा हो जाएगा एक्ट्रेस, आपका सपोर्टिंग पूछ सकता है, संभावित हम क्वेश्चन को ले सकते हैं। आपका बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर,
का नाम पूछा जा सकता है। और थर्ड हो जाएगा बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नाम आपसे पूछा जा सकता है। यानी ये 4 जो नाम होते हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला यदि देखा जाए, यदि हम इस फॉर्मेशंस को हम यदि तोड़ने की कोशिश करें, तो सबसे पहला विजय राघवन, इसमें 2 नामों को हम लोग करेंगे। विजय राघवन जो है, और विजय राघवन को जो ये अवार्ड मिला है या दिया गया है वह है, यदि देखेंगे, युक्लम या पुक्लम करके एक था, ठीक है, पुक्लम या युक्लम ऐसी था, आई थिंक पुक्लम ही था, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और एक थे मुथु पेट्टई, नाम था मुथु पेट्टई भास्कर। और इनका जो था पार्किंग में इन्होंने रोल किया था, तो पार्किंग के लिए इनको जो है इस सपोर्टिंग अवार्ड मुख्य रूप से दिया गया है। ठीक उसी प्रकार यदि देखा जाए तो एक्ट्रेस में भी 2 को नाम आएगा। एक उर्वशी का नाम आता है, एक इसमें जो नाम आता है सबसे इंपॉर्टेंट उर्वशी का नाम आता है। और ये जो उर्वशी हैं, उर्वशी के जो मूवी की बात करें तो उल्लो झुक्कू, क्या नाम है, उल्लो झुक्कू, ये मूवी के लिए इनको दिया गया उर्वशी को। और एक और इसमें नाम जो आता है वो जानकी बोदीवाला को आता है, ठीक है, जानकी बोदीवाला। तो जानकी जो बोदीवाला हैं, इनका जो मूवी देखिएगा तो जानकी बोदीवाला का मूवी का नाम था वास, ठीक है, वास। तो इनको जो है वह सपोर्टिंग हीरोइन के रूप में आप देखेंगे तो इनको यह अवार्ड दिया गया है। सिंगर में देखिएगा तो PVNS रोहित, और इनका मूवी में जो इन्होंने गाना गाया था, आई थिंक मूवी का नाम था बच्चा, तो इसको लेकर के इनको दिया गया है। बच्चा तो नाम सुना होगा। और ख़ास तौर पे यदि हम बैक प्ले फीमेल की यदि बात करें तो फीमेल के लिए शिल्पा राव को दिया गया था, शिल्पा राव। और शिल्पा राव का मूवी आई थिंक जवान था, ठीक है, जिसमें शाहरुख खान रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सारे जो मूवी हैं ये सभी मूवी के आधार पर सभी को इस तरह के अवार्ड जो हैं ये अवार्ड दे दिए गए। अब इससे और रिलेटेड पूछता है आपका कोरियोग्राफर है सबसे, तो ज़्यादा वो सब बहुत आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उस पर ज़्यादा हम लोग समय ना दें तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट? तो मुझे लगता है कि इससे रिलेट आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। अब हम लोग डायरेक्ट आगे की बात करते हैं, अगले टॉपिक देखते हैं। देखो बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा टॉपिक लेकर के आज हम लोग आए हैं, और ये टॉपिक है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, यदि हम विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो हम सभी को पता है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से शुरू की गई थी। और पूरे दुनिया में हम विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो पूरे दुनिया में, यहाँ पर मैं बोल्ड अक्षर में ही लिख देता हूँ, तो पूरे दुनिया में देखिएगा तो हम 5 जून जो होता है, इस 5 जून को ग्रीन से ही लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पूरे दुनिया में हम पूरे वर्ल्ड में विश्व पर्यावरण जो दिवस हम मनाते हैं वह हम मनाते हैं 5 जून को। ठीक है, यानी जो 5 जून हमारा जो होता है, इस 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है ये पूरे दुनिया में 5 जून को मनाई जाती है। अब चलो डायरेक्ट टू द पॉइंट आते हैं। तो जो 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इसकी यदि आप शुरुआत को देखोगे तो इसकी शुरुआत पहली बार 1972 की मैं बात करूंगा। स्वीडन का नाम सुना, स्टॉकहोम के नाम सुना है ना? तो सबसे पहली बार यदि देखेंगे तो हम कहेंगे कि स्टॉक जो होम है, और स्टॉकहोम आपका है कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में, सॉरी स्वीडन में है। ठीक है, तो पहली बार यदि देखा जाए तो स्टॉकहोम जो आपका स्वीडन है, तो स्वीडन में 1972 में देखिएगा तो दुनिया के सामने एक चुनौती रही, खास तौर पर इस समय जो आपका G7 था, यानी कह सकते हैं जो ग्रुप ऑफ 7 जो कंट्री है, तो ग्रुप ऑफ 7 जो कंट्रीज़ है, जिसे हम लोग अपने भाषा में इसको कहते हैं कि दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं, ये विकसित राष्ट्रों का यह एक समूह है। और यह संस्था के द्वारा पहली बार जो दुनिया में जो एक बहुत बड़ी संकट उत्पन्न हो रही थी वह था पर्यावरण को संकट,
क्योंकि पर्यावरण शुद्ध है तभी हम जिंदा हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के जो चुनौतियां हो रहा था, इसको देखते हुए पहली बार जब इस पे बातें हुई, पूरे दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे, खासतौर G7 के जो सदस्य राष्ट्र थे, उन्होंने इस पे वार्तालाप किया। अब अंतिम रूप से जो था, हम कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के पास जाता है, और संयुक्त राष्ट्र जो था, ठीक है, तो अंतिम रूप से हम कहेंगे कि जो हमारे संयुक्त राष्ट्र थी, संयुक्त राष्ट्र का महासभा जो थी, तो हम कहेंगे कि उन्होंने 5 जून को स्वीकार किया। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। और इस तरह से हम कहेंगे कि इस तरह से हम प्रत्येक साल ओवरऑल पहली बार भी देखा जाए तो हम इसी तरह से 5 जो जून था, तो 5 जून 1972 को प्रथम दिवस जो था ये मनाया गया। और प्रत्येक साल हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस पर्यावरण दिवस को मनाने का जो सबसे पहला हमारा जो प्रमुख जो उद्देश्य होता है, वह उद्देश्य होता है कि हम जागरूकता फैलाना, पर्यावरण संरक्षण हेतु सकारात्मक कदम उठाना। तीसरी महत्वपूर्ण बातें होती है, तो इससे संबंधित जो होता है लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना। ये सभी लक्ष्यों के साथ हम कह सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो होती है मनाई जाती है। और पूरे दुनिया में, पूरे देश से यदि देखा जाए तो लगभग आप कहिएगा कि 114 ने 119, तो हम कह सकते हैं यदि हम वर्तमान के दृश्यों को देखें तो कहेंगे कि 119 देश जो थे, देशों ने शामिल हुआ था, या सम्मिलित कह सकते हैं, सम्मिलित हुए थे जब 1972 में पहली बार जो मनाई गई। तो इसमें मोटा मोटी देखिएगा तो 119 देश जो थे इसमें सम्मिलित हुए, और इसी को लेकर के अंतिम रूप से जो संयुक्त राष्ट्र हमारी थी, और संयुक्त राष्ट्र ने एक अंतिम रूप से 19 नवंबर 1986 की बात है, 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था लागू होता है। कब? 19 नवंबर 1986 को, ध्यान देंगे। तो 19 सितंबर है ना, क्या रहेगा? 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक कानून 1986 में बना है, और उस कानून का नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के माध्यम से हम कह सकते हैं कि विश्व में पर्यावरण को बचाने के लिए हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से हम कहेंगे कि पहली बार जो 1972 का हमारा विश्व पर्यावरण दिवस का जो शुरुआत हुआ, यह हमारा स्टॉकहोम से शुरू हुआ। कहाँ से हुआ? तो यह स्टॉकहोम जो है, इस स्टॉकहोम यानी हम स्वीडन की बात करेंगे तो स्वीडन से हमने इसकी शुरुआत की। और आपको एक मैं बता दूं कि स्वीडन जो है एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, और स्कैंडिनेवियन कंट्री के साथ साथ अभी एक नया न्यूज निकल के आया नॉर्वे को लेकर के। नॉर्वे भी आपका स्कैंडिनेवियन ही कंट्री है। नॉर्वे दुनिया का पहला देश है जो अपने यहाँ 100% ईवी जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलाने वाला देश हो गया है। यानी अब एक किसी भी प्रकार का
कोई भी जो हमारा नेचुरल हम कह सकते हैं कि जो रिसोर्स है और ईंधन से जो गाड़ी चलाई जाती है इसको कंप्लीटली बैन लगा दिया और रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के माध्यम से पूरे के पूरे भी नॉर्वे में जो है वो गाड़ियां चल रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो आयोजन की गई। अब प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है, पहले अगले क्वेश्चन पे आता हूं फिर इस पे बात करूंगा। तो ये इंगर के नाम सुना है, इंगर एंडरसन एक नाम का सुना है। तो इंगर एंडरसन जो है पर्यावरण जो हमारा कार्यक्रम है, तो पर्यावरण कार्यक्रम के जो कार्यकारी निदेशक अभी हैं उनका नाम है इंगर एंडरसन, याद रखेंगे इंगर एंडरसन। तो इंगर एंडरसन जो है अभी तत्काल कौन है, करंटली मैं बात कर रहा हूं, आपको याद करना होगा। तो करंटली जो है पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्य कार्यकारी निदेशक कह सकते हैं या कार्यकारी सीईओ, कार्यकारी अभी निदेशक हैं। एग्जाम में पूछेगा कि कार्यकारी निदेशक कौन है, तो इनका नाम है इंगर एंडरसन। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां क्या होगी कि ये जो हम मनाते आ रहे हैं, आपसे बहुत बार एग्जाम में जो होता है आपसे थीम पूछ देता है। तो ऐसा हम करते हैं कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट डे होता है इसका 2023 का थीम जो था, फिर 2024 का थीम क्या था और 2025 का थीम क्या था, एक एक करके हम लोग थीम पे भी चर्चा करते हैं जो एग्जाम में आती है। तो एक हमारा 2023 का जो थीम था वह था कि जो हमारे यहाँ पोल्यूशंस होते हैं, यानी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, क्या था, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये हमारा 2023 का था। 2024 का हमारा जो स्लोगन हुआ चेंज हमने कर दिया और 2024 के स्लोगन जो थे वो हमारा था लैंड रिस्टोरेशन एंड यू कैन से desertification and drought resilience और वहीं 2025 के यदि थीम की बात करें तो 2025 का जो हमारा थीम रहा, यानी जो इस साल हमने 5 जून को मनाया, ये था एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। देखो, एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन या एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, दिस इज आवर स्लोगन फॉर 2025। और 2025 का इसका जो हमने आयोजन किया, पूरे दुनिया से जो प्लास्टिक कचरा या प्लास्टिक है जो एक बहुत बड़ी प्रदूषण बनाती है, इसको हम समाप्त करने की हर संभव कोशिश की। अच्छा, आप लोग से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछती है, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तब पर्यावरण से संबंधित कुछ हमारे पास दिवस हो जाते हैं और इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग कर लेते हैं पर्यावरण संबंधित हम कुछ दिवस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सी दिवस पर्यावरण से संबंधित कब मनाई जाती है। तो इससे यदि किसी प्रकार के आपसे क्वेश्चन यदि पूछता है तो मुझे लगता है कि आराम से आप इसको जवाब दे दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग फरवरी से शुरू करते हैं, क्योंकि 2 फरवरी को देखेंगे तो पूरे दुनिया में आर्द्र दिवस मनाया जाता है, पता है ना, यानी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेटलैंड डे, जानते ही होंगे। रामसर साइट उसी दिन हमारा होता है। तो जो रामसर डे होता है, जिसको आर्द्र भूमि वेटलैंड भी कहते हैं, तो हिंदी कर लेंगे आर्द्र भूमि दिवस, इसी को आप रामसर दिवस कहेंगे, रामसर दिवस। इसी को अंग्रेजी में आप लिखेंगे वेटलैंड डे। और आपको बताना है कि हमारा बिहार में कितने वेटलैंड है, रामसर साइट कितने हैं, क्योंकि ईरान में रामसर जो है, रामसर एक जगह है, मैंने पहले ही बताया है। तो ये रामसर जो है, रामसर इज अ प्लेस,
और ये रामसर जो है एक जगह है, और ये रामसर आपका ईरान में है। ठीक है, तो ईरान में ही पहली बार देखेंगे तो 1971 में 2 फरवरी को यहाँ पर एक बैठक हुई थी, और दुनिया में जितने भी हमारे सालों भर कह सकते हैं कि जो पानी से गीला जो जमीन होते हैं, आर्द्र वाला जो क्षेत्र होते हैं, इन्हें संरक्षण प्रदान करने हेतु बैठक के साथ रामसर साइट को सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक निर्णय ली गई थी। और उस समय से लगातार, तो इसलिए बिहार में भी हमारे पास 2 है। एक कांवर झील के तो नाम सुना होगा, तो कांवर झील जो है आपका बेगूसराय जिला में है। और उसके बाद आप जमुई जिला में जाएंगे तो जमुई में झाझा के पास जो आपका जंगल है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 हमारा बर्ड सेंचुरी पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम बिहार में देखेंगे तो बिहार में हमारा जो है वह 3 मुख्य रूप से भी देखेंगे तो हमारे बिहार में 3 रामसर साइट्स हैं, या 3 वेटलैंड है, या 3 कह सकते हैं आर्द्र भूमि है। इज इट क्लियर हुआ? दूसरा हमारा 21 मार्च होता है। तो हमारा जो 21 मार्च होता है, ये पूरी दुनिया में 21 मार्च के दिन जो होता है, यह हम इस दिन मनाते हैं विश्व वन दिवस। क्या मनाएंगे साहब? विश्व वन दिवस जो होता है, तो विश्व वन दिवस हम मनाते हैं कब? 21 मार्च को प्रत्येक साल विश्व वन दिवस मनाते हैं। उसके अलावा देखिएगा तो हमारा 21 के बाद एक 22 मार्च भी होता है। ठीक है, और ये जो 22 मार्च होता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछती है इसलिए मैं बता रहा हूं, तो 22 मार्च को हम मनाते हैं विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस जो मनाई जाती है ये आपका 22 मार्च को ही मनाया जाता है। ये मार्च के बाद आप आ जाओ अप्रैल में, तो एक आपका ठीक 22 अप्रैल, ठीक 1 महीना के बाद एक 22 अप्रैल आपसे जो है वह खास तौर पे पर्यावरण से संबंधित एक डे मनाई जाती है। और 22 अप्रैल जो होता है वह होता है पृथ्वी दिवस। क्या होता है? अर्थ डे। तो इस दिन हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं, जिसमें हम लोग आधा घंटा 10 मिनट की जो लाइन काट देते हैं, बिजली गुल हो जाती है, बिजली नहीं जलाते हैं, तो ये जो होता है हमारा पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। और 22 मई भी एक हमारा डेट आता है, तो जो हमारा 22 मई, देखो बड़ा आसान है, 21 के बाद 3 गो हमारा 22 मार्च है, 22 अप्रैल है, 22 मई है। तो हम जो 22 मई को मनाते हैं बस, तो 22 मई को जो हम पूरे राष्ट्र में यदि मनाते हैं, तो 22 मई को जो मनाते हैं उसको वो नाम है विश्व जैव विविधता दिवस। क्या नाम है? विश्व जैव विविधता दिवस। तो विश्व जैव विविधता दिवस जो होती 22 मई को, यानी 22 हमारा मार्च भी हुआ, 22 अप्रैल हुआ, 22 मई भी हुआ, राइट। उसके अलावा 2-3 होता है, जैसे मई के बाद देखेंगे 16 सितंबर ओजोन दिवस यानी ओजोन डे होता है, 2 और कर लो, और एक 2 दिसंबर कर लो। ठीक है, तो 16 सितंबर कर लो, 16 सितंबर, तो ये जो होता है इसे हम ओजोन दिवस कहेंगे। ओजोन दिवस, क्योंकि 1975 में पहली बार पता लगा था कि ओजोन में छिद्र हो गए हैं, जिसके कारण जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती पृथ्वी पर आना शुरू हो गई है ना, जिससे कि स्किन कैंसर की समस्या बनना शुरू हो गया। और एक 2 दिसंबर होता है, 2 दिसंबर को भारत में 2 दिसंबर 1984 को हमारे यहाँ भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था, सुना था ना। तो 2 दिसंबर भोपाल गैस त्रासदी दिवस, 2 दिसंबर भोपाल गैस त्रासदी दिवस। आपको बताना है कि भोपाल में जो गैस का रिसाव हुआ था वह कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, हमें कमेंट में बताएंगे आप कि जो भोपाल में 1984 में जो गैस का रिसाव हुआ था वह कौन सी गैस थी, जिसके कारण आज भी वहां जो बच्चे जन्म लेते हैं वह अनेक प्रकार के चुनौतियों का सामना करते हैं। तो वह कौन सी गैस था, आपको इसके बारे में बताना है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो आज हम लोगों ने काफ़ी दिवस के साथ भी हम लोगों ने क्लासेस को किए हैं, इस सभी को आपको एक बार देख लेनी है। जो कंफ्यूजन होगा वो आप अगले क्लास में पूछ भी सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब हम लोग अगले क्लासेस की बात करेंगे और अगला हमारा पॉलिटी रहेगा।